हम परसेंटेज की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें हमने लगभग करीब करीब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बचे हैं हमारे, उसकी और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, चलेगा। क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ मैं, देखिएगा क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग से थे। यदि 4275 अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? तो ध्यान से देखिएगा इसे। टोटल 100% होते हैं, 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होकर दिए गए, तो 95% बचा जो योग्य है। उन योग्य में से जो 85% परीक्षार्थी हैं वो सामान्य वर्ग के थे, और अन्य वर्ग के कितने हैं? जो अदर है वो 4275 है। अदर जो है वो 4275 है। इन 95 में से जो है 85% जो है वो सामान्य वर्ग का था। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, इसका 85 यानी 50% बचेगा, 15% बचेगा अन्य वर्गों से। टोटल जो है अपने आप में 100 हो जाते हैं, और यहाँ पर से काउंट हुआ 5% तो अयोग्य हो गए। योग्य अपने आप में 100% काउंट होता है, तो ये परसेंटेज हटाया, 100 से डिवाइड किया। वो 85 था ना, 85 और 15 तो 100 होगा। यहाँ पर से परसेंटेज हटाया और 100 हुआ। क्लियर हुआ? तो आप ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसे काट लेते हैं, 5 तिये 15 हुआ और 5 दूनी 10, थोड़ा आसान हो जाएगा, चलेगा। 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, बचा कितना है यहाँ पे? 47 बचा, और 19 दूनी 38। 47 और 38 का जो अंतर होगा 9 होगा, और 19 पंजे 95 हुआ, और 19 पंजे 95 ये कटा, चलेगा। अब 5 से 4 बार कटा, 5 चौक 20 होगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 कटा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से देखिएगा 4 की गुणा इसमें होती है, 4 पंजे 20, 28 2 30, 300, और ये 2 जीरो यहाँ पे गई, तो 30,000 परीक्षार्थियों ने कुल आवेदन किया था। क्लियर हो रहा है? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षार्थी जो था 30% अंक प्राप्त करा और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है? तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो 30% अंक प्राप्त किया कोई विद्यार्थी, 5 अंकों से हो जाता है वो फेल, 5 अंक आ जाते हैं उसके कम। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक लेता है ज़्यादा, 10 अंक लेता है ज़्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करने हो, तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए याद रखोगे प्रतिशत हमेशा घटता है, प्रतिशत हमेशा घटता है। तो 10% बराबर, और ये जो मार्क्स है इन्हें क्या करना है? 10 और 5 15 अपोजिट हैं, तो हमें इन्हें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। 10% बराबर 15 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 100 गुणा और बटे 10, 0 से 0 हुआ। तो परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो 150 है। पूर्णांक कितने हैं? 150 होंगे। क्लियर हुआ? चलिएगा। इसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। अगर मैं 150 है, इन 150 का 30% निकाल लूँ, 30% निकाल लूँ, तो ये 5 कम रह गया, 5 और जोड़ दिया, तो पास होने के लिए न्यूनतम होगा 15 × 45 और 5 50। 50 अंकों से वो पास हो जाएगा। तो 50 अंकों से वो पास हो जाएगा। तो यही पूछा था इसमें पासिंग मार्क्स कितना है। तो क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह का। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त करके और जो उत्तीर्ण अंकों से 24 अंक अधिक लाया, उत्तीर्ण अंकों से 24 अंक अधिक लाया। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा भाई, 30% अंक प्राप्त करें
चलेगा। इस पर क्या हुआ, 108 अंकों से हो जाता है वो फेल, 108 अंकों से हो जाता है फेल। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। फिर दूसरे ने क्या करा, 52% अंक प्राप्त करे और वो हो जाता है 24 अंक अधिक ले आता है। ये फेल हुआ यानी कम आगे और इसके ये ज़्यादा आगे। तो यहाँ पे बचा कितना, 22%। परसेंटेज हमेशा घटती है और ये अपोजिट हो, जब एक बार अधिक एक बार कम हो तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 4 12, 2 और 1 3 हुआ और 1 132। तो 100% बराबर कितना होगा, 132 गुणा 100 बटे 22, 22 छिक्का 132, तो 600 होगा। टोटल पूर्णांक कितने हैं, 600 है। पर ये थोड़ी ना पूछा पूर्णांक कितने हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूछा क्या है। उसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पहले ये तो देख लें न्यूनतम अंक है कितने, 600 का देखो 30% से भी कर सकते हैं और 52 से भी। अगर मैं 600 का 30% निकाल लूँगा तो उसमें ये कम रह जाते हैं, तो ये जोड़ना पड़ता है। और अगर 52% निकाल लूँ तो 24 अधिक आ जाते हैं, ये घटाना पड़ता है। न्यूनतम चाहिए मिनिमम के अकॉर्डिंग। 6 तिया 18, 180 प्लस 108 ये हुआ 288। तो 288 अंक हमें चाहिए। परसेंटेज कितने हैं ये, तो 288 बटे 288 बटे नीचे टोटल कितना होगा 600, 288 बटे 600। ये हुआ 180 प्लस 108 288 हुआ टोटल, और यह 288 बटे 600 हुआ और इंटू 100। तो 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 6 से इसे डिवाइड करना है, 6 चौक 24 6 अट्ठे 48, 48%। परसेंटेज में कितना है ये, 48%। चल ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, तो ध्यान से देखिएगा। पहले विषय में 81%, दूसरे विषय में 66%, तीसरे विषय में 61% अंक मिले। और पूछा है चौथे विषय में कितने परसेंट, तो हम मान लेते हैं चौथे विषय में x% मिले। और जो चारों विषयों का जो एवरेज है वो 70 है। एवरेज कितना है, 70% है। एवरेज 70% है तो योग कितना होगा, गुणा 4 से कर देते हैं। एवरेज इंटू जो हमारे टोटल है 4 से गुणा कर दिया तो ये टोटल आ गया, योग आ गया। यहाँ पे देखिएगा 6 और 1 7 और 1 8 और 6 6 12 और 8 20, 208% प्लस x% बराबर कितना होगा उधर जाके, तो 7 चौक 28 280, ये हुआ 280। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो इधर घटाया 280 में से, तो यहाँ पे होगा 72%। x का जो मान होगा वो 72% होगा। क्लियर हुआ, चलेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल पूछा है। गर्ल्स 900 हैं और बॉयज़ 1100 हैं। 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। इनमें से 40% लड़कियां 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। पूछा हमसे फेल है तो परसेंटेज भी फेल की लेकर चलनी है, तो परसेंटेज भी फेल की लेकर चलनी है। 40% लड़कियां तो पास हुई, तो 60% लड़कियां क्या हुई होंगी, फेल। 50% लड़के पास हुए तो 50% ही क्या हुए होंगे, फेल। 900 का 60% होगा 540, 900 गुणा 60 बटे 100 करते हैं। इसका 50% होगा 550, 550 होगा 1100 का। दोनों को ऐड करा तो 5 4 9 1090, ये कुल फेल हैं। और कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, टोटल कितने हैं 2000। 2000 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 1 जीरो हुआ, 2 पंजे हुआ 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 54.5%। 54.5% क्या होगा, ये फेल होंगे। क्लियर हुआ, चलिए। नेक्स्ट देखिएगा।
एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, जिनमें से एक कक्षा में 3 सेक्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिनमें 40, 50 और 60 विद्यार्थी हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षार्थी पास हुए हैं। ये पासिंग परसेंटेज है। और पूछा है कितने पास हुए, कितने प्रतिशत पास हुए, कुल पूछा है। तो पास के बराबर है। देखिएगा 40 का 10% 4 होता है, 50 का 20% 10 होता है, 60 का 10% 6 होता है। ये बात क्लियर हुआ। 10 और 4 14 और 6 20, टोटल जो पास हैं वो 20 हैं। और यहाँ पे टोटल कितना है, 60, 50 110 और 40 150। 150 का कितने प्रतिशत पास हुए हैं। 2 से 0 कटा और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 दूनी 40, 40/3 कितना होता है, 13 से ही 1/3%, 13 से ही 1/3%। ये सही आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य पर क्या परिवर्तन हुआ। खिलौनों के बिक्री मूल्य पर क्या परिवर्तन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने बताया था x + y ± xy/100 से हम कर सकते हैं। प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हुई, वृद्धि प्लस के साथ रखा, और बिक्री की संख्या में 15% की कमी होगी, प्लस माइनस माइनस होगा। 20 × 15/100 हुआ। 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, 20 यहाँ पे देखिएगा 20, 5 बचा और माइनस का 6 हुआ, तो -1%, माइनस का 1% हुआ। 3 घटेगा यहाँ पे, तो ये हुआ 5 में से 3 गया 2% हुआ। माइनस का ये 20 × 5 = 100 कटा था, 5 × 3 = 15, 3 बच रहा है ना यहाँ पे, 20 × 15 5 बचा और माइनस का 3 2%। प्लस का आया है, इसका मतलब है वृद्धि होगी। प्लस का आया है, इसका मतलब वृद्धि होगी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अजय के वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, खाद्य सामग्री पर, 15% यात्रा, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। तो उसकी मासिक, अजय की मासिक आय कितनी है, ये बताना है। तो जो आय है, उसकी जो इनकम है वो टोटल 100% होगी। उसमें से हम अलग अलग खर्चा देख लेते हैं। अपने वेतन का 25% जो है होम, घर पर, 5% फूड वगैरह पर, 15% ट्रेवल यात्रा पर, 10% क्लॉथ वगैरह खरीदता है। खर्च करने के बाद 27,000 की बचत करता है। तो मासिक आय पूछा है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उसका टोटल जो खर्चा है वो देख लेते हैं। 15 हुआ, 2 3 और 2 5 हुआ। 55% उसने किसी न किसी वस्तु पर खर्च कर दिया। 55% उसने किसी न किसी वस्तु पर खर्च कर दिया। बचा कितना, बचा कितना होगा 45%, 45%। और ये किसके बराबर है 45%? 45% जो बराबर है वो 27,000 के हैं, 27,000 के। तो 100% बराबर कितना होगा, ये निकाल सकते हैं हम। 27,000 × 100/45, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27। तो 5 से कटेंगे, 20 बार कटा और 2 × 3 = 6, 1 2 3 4, 4 0, 60,000 ये इसका वेतन है। क्लियर हुआ। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लिया जाए उसकी इनकम आय 80, आय जो है इनकम इस क्वेश्चन में 100 मान लेनी है। व्यक्ति की जो आय है वो 100 है। 80% खर्च कर रहा है, 80 रुपये खर्चा करेगा।
100 का 80% 80 होगा, 80 रुपये खर्चा कर रहा है। उसके बाद देखिएगा निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण, अच्छा देखिएगा आय 100 रुपये कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? तो बचत है उसकी 20 रुपया, 20 रुपये की वो बचत कर रहा है। इसने कहा निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। पहले खर्चा कितना था? 80, 80 का 37.5%, 37.5% कितना होता है? 11/37 की जो फ्रैक्शन बनेगी यहाँ पे देखिएगा 37.5% की जो फ्रैक्शन बनती है वो 3/8 हत्या है, और वृद्धि हो रही है तो 8 और 3 11, तो ये हुआ 11/8, 8 से 10 बार कटा, 11 धाम 110। अब उसका जो खर्च है वो 110 है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहा कि उसकी आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। जो इनकम पहले 100 थी, 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन बनती है वो 1/6 बनती है, 1/6 बनेगी। तो ध्यान से देखिएगा, वृद्धि हो रही है तो 7/6, तो 100 का 7/6। अब उसकी आय इतनी है, 700/6 लिख लेते हैं इसे, 700/6 है, और खर्च कितना है? 110 है। तो इन दोनों को घटाया, 700/6 माइनस 110 करा, तो ये आया उसका निकल कर आय में से। अब आय में से उसका खर्चा घटाएंगे तो ये आगा 660 और 700, 40/6, 40/6। ये अब उसकी बचत है। 2 से कट्टा 20 और 2 तिया 6, 3/20 बचत कर रहा है। अब तो हमसे पूछा इस क्वेश्चन में कि उसकी वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत अब कितनी है। तो अब इनकम कितनी है? 700/6। अब इनकम कितनी है? 700/6, और अब बचत कितनी है? 20/3 इंटू 100। तो ध्यान से देखिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हुआ, 0 से 0 कटा, इसकी गुणा यहाँ पे होती है और इसकी गुणा यहाँ होती है। चलेगा 2 दूनी 4, 4/70, 4/70 और गुणा 100, 0 से 0 ये हुआ 40 बटे, यहाँ पे देखिएगा 40/7, 7 पंजे 35, 5 से ही 5/7%, 5 से ही 5/7% हुआ। चलिएगा करिएगा नोट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक लड़के को 14,000 मिला, तो उसके पास कुल कितना धन था? मैं मान के चलता हूँ उसका टोटल शेयर 100% था, उसमें से 30% भाग अपनी वाइफ को दे दिया, बचा कितना? 70%, 70% भाग बचा। शेष धन का आधा, इस शेष धन का आधा 35% डॉटर को दे दिया, बचा कितना? 35%, और इस 35% में से भी उसने 5 पुत्रों में विभाजित किया बराबर बराबर। तो 5 पुत्रों में 5 सत्ते 35, 7% आएगा, 7% आएगा 5 जगह। और कहा फिर प्रत्येक पुत्र को 14,000 मिला, प्रत्येक पुत्र को कितना मिला? 14,000। तो 7% बराबर 14,000 है, तो 100% टोटल इनकम है, तो 100% बराबर कितना होगा? 14,000 गुणा 100/7, 7 का डबल 14, तो 2 के आगे 5 जीरो। और पता है किसी संख्या के आगे 5 जीरो हो तो वो कितना बनेगा? लाख। 2 लाख रुपए उसकी इनकम थी। क्लियर हुआ? चलिएगा नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तथा
2/5 भाग छात्राएं तथा 2/5 भाग छात्राएं हो तथा 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है 1000। अब इन 1000 का 2/5 भाग क्या कौन है 2/5 भाग छात्राएं यानी गर्ल्स है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 400 लड़कियां हैं तो 600 लड़के होंगे। 1000 में से 400 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे तो लड़के होंगे भाई 600 लड़के होंगे। ये बात क्लियर हुई। अब पूछा क्या है इस बात पे ध्यान दो। उसने पूछा हमसे यदि विद्यालय में 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने हैं। तो हमने देखा छात्राओं का गर्ल्स है कितनी 400। इन 400 का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं तो 4/5 भाग 1/5 भाग 12 वर्ष से क्या है कम आयु के हैं। तो 1 को 5 करने के लिए 4 जोड़ना पड़ा तो 4/5 भाग 12 वर्ष और उससे अधिक आयु का होगा। और बॉयज़ का यानी 600 का इसका 2/5 इसका 1/4 भाग गर्ल्स बॉयज़ का जो है 1/4 भाग 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं। तो 12 वर्ष और उससे कम आयु के कितने बचेगा 12 वर्ष से कम आयु के हैं 1/4 तो 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के कितना होगा 3/4। 1/4 है ना 1/4 1 को 4 करने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। दूसरे में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ से कैलकुलेशन हुई 5 8 40 80 बार कटा और 4 से 15 बार तो ये 15 थी 45 450 लड़के और 8 चौक 32 320 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी आयु 12 वर्ष और उससे अधिक है। तो 320 और 420 कितना होगा 320 और 420 जोड़ा 450 420 नहीं 450 और 320 जोड़ा 450 और 320 जोड़ा और टोटल कितने थे 1000। ये परसेंटेज पूछा हमसे इनटू 100 तो ये होगा हमारा 770/1000 गुणा 100। 2 जीरो कैंसिल आउट 1 जीरो ये कटा तो यहाँ पे देखिएगा 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं। ये बात क्लियर हुई। चलिएगा करिएगा इसे नोट। एक और क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय का 20% बराबर है तीनों। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय कितनी है। इस तरह से दिया है ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। और एक बात का ध्यान रखना है अगर गुणा में हो 3 संख्याएं हो 4 संख्याएं हो 5 संख्याएं हो न्यूमेरिकल गुणा में लिखा हो कि भाई ए का 10% बी का 15% सी का 20% डी का 40% इस तरह से परसेंटेज हो या डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस तरह से गुणा में लिखे हो और यहाँ से हमें ए बी सी के शेयर का डायरेक्ट रेशो निकालना हो तो हम क्या करते हैं 10 15 20 इनका लिखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम होगा 10 15 20 का 60 10 छिंग 60 तो ए का शेयर 6 के रेशो में 15 चौका 60 तो बी का शेयर 4 के रेशो में और 20 तिये 60 और सी का शेयर 3 के रेशो में। तो ए बी सी का सेपरेट रेशो इस तरह से निकाल लेते हैं हम। और पूछ यहाँ पे दिया उसने कुल आय का योग 78,000 है। कुल आय का योग कितना है 78,000 तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट की वैल्यू है 78,000। पूछा है बी की आय कितनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13 छिंग 78 तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है यहाँ से 6,000। बी की आयु पूछा है तो बी के रेशो में गुणा कर दो 6 चौक 24,000 6 चौक 24,000 तो बी की इनकम कितनी होगी 24,000 होगी। क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, म्यूजिक में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं ये फाइंड करना है हमें। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को समझो उसके बाद सोल्व करो। तो ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा। तो देखिएगा इसने कहा भाई टोटल छात्र जितने भी थे उनका 12% छात्र ऐसे हैं जिनकी रुचि किस में है? किसी ना किसी गेम में है। उसके बाद कुल छात्रों, कुल का टोटल का 10% छात्र की रुचि म्यूजिक में है, गायन में है। फिर कुल का 3/4, यहाँ पे देखिएगा 3/4 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है? 75%। 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज चेंज करा तो 75% होगा। 75 3/4 गुणा 100 बराबर 75% होता है। तो 75% की रुचि कहाँ पे होगी? 3/4 ये होता है नृत्य में, डांसर है ये लोग। और शेष 15, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा तो ये हुआ हमारा 97% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी रुचि किसी न किसी गेम में है। और हमारे पास टोटल होते हैं 100%। हमारे पास कितना होता है टोटल? 100%। अब इस 100 में से यहाँ पे देखिएगा 97 घटाया तो 3% बचा। और ये 3% ऐसे बचे हैं जो किसी भी गेम को चूज नहीं करते, किसी भी गेम को पसंद नहीं करते या किसी भी गेम में इनकी रुचि नहीं है। और उनकी संख्या 15 दी है, तो 3% बराबर 15 के है। 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी रुचि भी किसी भी गेम में ना है। तो 100% कितना होगा? तो 100% होगा 15 गुणा 100 और बटा 3, 3 पंजे 15 और ये हुआ 500। तो टोटल कितने छात्र हैं परीक्षा में, या टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 500 है। ये बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, ये है, और तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? छात्रवृत्ति ना लेने वालों का प्रतिशत पूछा है। तो देखिएगा बॉयज हैं और गर्ल्स हैं 3:2 के अनुपात में है। अब यहाँ पे देखिएगा हम कांस्टेंट जो लेते हैं 3K, 2K, 5K टोटल, तो कांस्टेंट को K मान लेते हैं या तो XYZ कुछ ऐसा मान लेते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज के केस में मैं कांस्टेंट को यहाँ पे मैं 100 लेके चलूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट 100 मान लिया तो कैलकुलेशन आ जाएगी। वो जो गुणा में हम K मानते हैं ना 3K, 2K, ऐसे नहीं कहते कि भाई बॉयज़ 3 है गर्ल्स 2 है, ऐसे नहीं होता है। बॉयज़ 3K है गर्ल्स 2K है, या बॉयज़ 300 है गर्ल्स 200 है, तो टोटल 500 है। समझ आ रही बात? कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ मैं 300, 200, 500 यानी 100 के मल्टीपल में इन्हें ले सकता हूँ, कांस्टेंट 100 मान सकता हूँ। तो यहाँ पे 300 बॉयज़ पढ़ सकता हूँ मैं और 200 गर्ल्स पढ़ सकता हूँ और टोटल 500 पढ़ सकता हूँ। कांस्टेंट हमने 100 ले लिया। इसने कहा 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, और हमसे पूछा क्या है? हमसे जो पूछा क्वेश्चन में हमारे से पूछा छात्रवृत्ति ना लेने वाले। छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं भाई? तो 20%, या तो देखो 20% निकाल लो फिर 300 से माइनस करो। तो क्यों ना हम परसेंटेज चेंज कर लें। 20% ऐसे लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति चाहिए, 20% ऐसे लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति चाहिए, तो 80% ऐसे लड़के होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। दूसरी बात, 30% लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, तो 70% लड़कियां ऐसी होंगी, 70% लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, दान नहीं चाहिए। 70% यहाँ से निकाल लिया। 300 का 80% 240 होता है। 300 का 80% 240 होता है। 300 गुणा 80/100, 200 गुणा 70/40, 140 होता है। कैलकुलेट करा तो ये आया टोटल हमारा जोड़ के 300
380 छात्र ऐसे हैं 500 में से जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। तो उनका प्रतिशत कितना है? टोटल कितने हैं? 500 में से कितने आए ये इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। बात क्लियर हुई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि होने पर परिवार को इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? परिवार पर जो खर्चा हो रहा है वो चावल पर खर्चा कर रहा है, मछली ला रहा है खरीद कर, और कुछ खाद्य तेल सामग्री वगैरह है, और जो खर्च कर रहा है उन पे उनका जो रेशो है 20:12:17:3 के अनुपात में है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है जैसे वहाँ पे हमने कांस्टेंट कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 लेके चले थे, तो यहाँ पे भी 100। 1200 चावल पर खर्चा, 1700 मछली पर खर्चा और 300 खाद्य तेल पर खर्चा। टोटल कितना होगा? यहाँ से टोटल कितना होगा? तो टोटल होगा 17 3 20 22 3200 रुपये टोटल खर्चा होगा। इसके बाद क्या कहा? हमसे पूछा परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा है। अब देखिएगा ध्यान से, वृद्धि पूछा है तो केवल हम वृद्धि लेकर चलेंगे। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, चलो। मछली के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी, और खाद्य तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। अब 1200 का 20% कितना होता है? 12 दूनी 24, 240 होता है। यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 1200 का 20% 0 0 0 0, 12 दूनी 24, 240। 1700 का 30% 17 × 51, 510 होता है। 350 का 50% 150 होता है। इन सबको जोड़ के देखा और हमने देखा ये वृद्धि कितनी होगी है। तो ये वृद्धि कितनी होगी है ये देखना है हमें, तो ध्यान से देखिएगा। इन सबको मैं जोड़ता हूँ तो ये 0 हुआ, 5 और 1 6 और 4 10 हुआ, 2 5 7 और 2 9, 900 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? तो यहाँ पे देखिएगा ये वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? 900 बटे टोटल कितना है? 900 बटे टोटल कितना है? तो ये देखिएगा ध्यान से, इसे मैं साफ कर देता हूँ। टोटल 3200 है, 3200 से देखते हैं इंटू 100 करके, 0 से 0 कैलकुलेशन हुआ। और यहाँ पे देखिएगा मैं इसे 4 से काट देता हूँ। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 25 निम्मा 225 डिवाइड बाई 8। तो ये कितना होगा? 8 दूनी 16, बचे कितने? 6, 8 8 64, 28 से ही 28 इंटीजर 1/8%, 28 इंटीजर 1/8%, ये हमारा सही आंसर होगा। समझ आया? चलिएगा करिएगा इसे नोट ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। एक करोड़ के आगे 7 जीरो होती हैं। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है और छूट की राशि पूछा है हमसे। छूट की राशि कितनी है? चलेगा छूट की राशि देखते हैं। 5% छूट तो निकाल दिए इसका 5%, 2 जीरो कैंसिल आउट, और 5 के आगे कितनी जीरो? 5 ही जीरो। और जब किसी संख्या के आगे 5 जीरो तो वो उतना लाख बनता है, 5 लाख। छूट की राशि कितनी है? 5 लाख है। समझ आया? चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
एक कर्मचारी की मासिक आय 2 से ही 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिला। जितनी वृद्धि उतना ही अधिक मिला। उसकी मासिक आय कितनी है? वृद्धि कितनी की गई? 2 से ही 2/3% की। परसेंटेज में वृद्धि कितनी मिली है? 2/3%। और कितना अधिक मिला है? जितना अधिक मिला है वो उस वृद्धि के बराबर होगा। अधिक वेतन क्यों मिलने लगा? अधिक वेतन क्यों मिलने लगा? अधिक वेतन इस वजह से मिलने लगा क्योंकि उसके वेतन में क्या हुई थी? परसेंटेज इंक्रीज हुआ। और जो परसेंटेज में उसके वेतन में वृद्धि हुई और इसकी वजह से ही तो इतना ज़्यादा अधिक मिला। तो यानी वृद्धि बराबर जितना अधिक मिला हम रख सकते हैं। चलिएगा तो देखिएगा 8/3% बराबर 720 है। 100% टोटल उसकी इनकम होगी। तो 100% बराबर कितना होगा? बटे 8/3। 8 निम्मे 72, 9 तिये 27 और 3 0। 27,000 इनिशियल इनकम थी उस व्यक्ति की। क्लियर हुआ? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1, 2 का स्क्वायर करूं तो 4, 3 का स्क्वायर करूं तो 9। तो यहाँ पे अब मैं 9 का स्क्वायर करता हूं डायरेक्ट 81, फिर 11 का स्क्वायर करता हूँ 121, फिर 19 का स्क्वायर करता हूँ 361, फिर 21 का स्क्वायर करता हूँ तो 441। तो हमने देखा एक तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आया बाद में, फिर 1 से 9 का स्क्वायर करने पर बाद में 1 आया, फिर 11 का स्क्वायर करने पर बाद में 1 आया, फिर इसके बाद 21 का स्क्वायर करने पर 1 आया। तो यहाँ पे हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं भाई। एक तो 1 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर बाद में 1 आता है, उसके 1 के बाद आता है हमारा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 39, 41, 49, 51, 59, 69 होगा और 71 तो ले नहीं सकते। क्यों? 70 तक है तो केवल कितने नंबर हो गए हमारे? नंबर यहाँ पे हो गया हमारे 14। तो 14 नंबर ऐसे हैं 70 में से जिनका स्क्वायर करने पर बाद में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इंटू 100, 14 कितने परसेंट है 70 का? 14 पंजे 70। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/5 कितना होता है? 20%। बात क्लियर हुई? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब है, दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कुल कितनी बॉल बियरिंग खराब है? पहली किस्त में कुल कितनी बॉल बियरिंग खराब है? चलिएगा 2 किस्तें हैं, फर्स्ट सेकंड मान लेना है हमें। क्या कहा? दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है। पहली 1 है तो दूसरी 2 है। इससे पहला हमने माना ये 100 है तो ये 200 है। क्यों माना है ऐसा 100 कांस्टेंट? इस वजह से मानना क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यहाँ के भी तो मान सके थे, यहाँ पे हमें यही मानना पड़ेगा 100 क्यों मानना? क्योंकि भाई 100 मान के कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कांस्टेंट मान लिया हमने 100 है। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिएगा पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब है तो 100 का 1% कितना होगा? 100 का 1% 1 ही होगा। दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बेयरिंग खराब है तो 200 का 4.5% निकालते हैं हम। 200 का 4.5% आता है 45 दूनी 90 यानी 9। निकाल के दिखाएं 200 गुणा 4.5/100 इस तरह से। ये 2 0, 2 पंजे 10 और 5 9 45, 9 खराब। टोटल कितना खराब हुआ? 1 + 9 10 खराब हुआ। और टोटल खराब कितना दिया? 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। पूछा हमसे पहली किस्त में कितनी है टोटल?
पहले में कितनी है ये ज्ञात करना है हमें कि भाई पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 1000। तो पहली में कितनी बॉल बेयरिंग है, 1000 है। ये बात क्लियर हो रही है, पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग है, 1000 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर। कुछ जनसंख्या बेस हमारे क्वेश्चन है, इन्हें मैं थोड़ा एक क्वेश्चन ध्यान से समझाता हूँ फिर आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में जनसंख्या या बच्चों की संख्या 2000 थी तो वर्ष 2006 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो प्रति वर्ष 10%, देखिएगा 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है और इंक्रीज हो रहा है तो 11/10 हो रहा है। वृद्धि इस तरह से करते हैं हम, 11/10 हो रहा है। अब कहा क्या कि भाई 2003 में बच्चों की संख्या, जो 2003 वर्ष था उसमें बच्चों की संख्या 2000 पाई गई। पूछा हमसे 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी, 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। कितना टाइम हुआ, 3 साल, 4 5 6 3 साल हुआ। तो 2000 में पहले 10 थी, 10 पे 1 बढ़ा, 11/10। इसी तरह से 3 साल में कितना बढ़ेगा, बाद कहा, अगर बाद कहा तो जितने साल कहा उतनी बार ये जो फ्रैक्शन हमारी प्रॉफिट की आई है, ये फ्रैक्शन जो वृद्धि के बाद आई है उसकी उतने टाइम में गुणा करते हैं, उतने टाइम बार गुणा करते हैं जितना टाइम दिया है। 11/10 की 3 बार गुणा किया। बाद में वर्तमान की तरफ चल रहे हैं, बाद में अगर आ रहा है तो फ्रैक्शन जो भी है वृद्धि की हो या कमी की हो डायरेक्ट गुणा करते हैं फ्रैक्शन की। अगर पहले पूछ लेता 3 साल पहले कितनी थी तो जो भी फ्रैक्शन बनी थी उसके रिवर्स में गुणा करते, फ्रैक्शन की उल्टी गुणा करते। चलिएगा तो यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 13 का क्यूब 13 31 होता है, 11 का क्यूब इंटू 2 2 6 6 2 26 62। ये अब वर्तमान जनसंख्या होगी, पहले 2000 थी अब 2662 हुआ। वृद्धि तो होती, क्योंकि वृद्धि होती जा रही थी 10% की। बात क्लियर हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। चलिएगा एक नगर की जनसंख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हुई हो तथा दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हुई हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, वर्तमान 48600 है, 25% की वृद्धि है तो 5/4 लिख लेंगे हम। 25% 1/4 होता है, वृद्धि है। 8% की कमी है तो 8% को 8/100 लिखा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कमी हो रही है अब की बार तो 23/25 होगा। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या था, अलग अलग 2 साल के लिए अलग अलग रेट दिया था तो अलग अलग गुणा कर देंगे। बाद में कहा 2 वर्ष के अंत में कहा तो जो भी फ्रैक्शन है हमारी, भले वो वृद्धि की है या कमी की है, डायरेक्ट गुणा करते हैं 23/25। तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 ये कटा और 5 से ये 5 बार कटा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 2 5 चौक 20 5 तिया 15 हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। 23 से काटते हैं, 23 की गुणा 0, 23 × 3 = 69, 6 23 चौक 92 और 6 98, 9 23 दूनी 26 46 और 9 46 और 9 55, 55,890। चलिएगा तो ये सही आंसर होगा हमारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिएगा इसे। चलिएगा
कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बाद में कह रहा है या पहले कह रहा है। तो एक दो क्वेश्चन और बचता है, उसे करा देते हैं। क्वेश्चन है कि भाई एक मकान का मूल्य, ध्यान से देखिएगा, 5 लाख है, इसके मूल्य में 10% कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। मकान का मूल्य 5 लाख है, 10% वार्षिक दर से कमी आती है, 10% की फ्रैक्शन 9/10 बनेगी। कमी 10% कमी 9/10 होता है, 10% 1/10 होता है, कमी है तो 10 को 1 से घटाया 9/10 आया। तो 9/10 की गुणा कितने बार करें, अब की बार ये टाइम नहीं दिया, कि उसका जो मूल्य है 3,64,500 हो जाए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 9/10 हुआ, इसकी पावर टाइम हुआ 3645 अपॉन ये हुआ 5000 हुआ। और यहाँ पे एक बार और कट रहा है, 5 से कटा, 5 सत्ते 35 और 5 निम 45, ये 9/10 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे 9/10 की पावर टाइम है, ये कैंसिल हुआ तो टाइम कितना आया, 3 आया। इस तरह से काटते नहीं है, ये आधार बराबर कब होगा, जब पावर बराबर होगी। तो 3 बार अगर मैं गुणा करूं तो ये इतनी हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, चलिएगा। तो जनसंख्या बेस हम क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिएगा, एक और क्वेश्चन करा देते हैं इस तरह का, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,100 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो इस तरह से है 72900 और एक मूल्य है 1,33,100। ये मकान बनाया लागत से और ये भूखंड का मूल्य था। भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि होती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, वृद्धि हो रही है तो 11/10 होता है। तो इसकी गुणा तो 11/10 से लगानी है, पर वो टाइम नहीं पता। चलिएगा, दूसरी बार इसमें 10% कमी, तो इसकी गुणा 9/10 से लगानी है। ये भी टाइम नहीं पता, सेम टाइम होगा भाई, कितने टाइम में हो जाएगी। चलिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे 11/10 और गुणा ये वाली वैल्यू इधर ले आए हम, 10/9 की पावर हम टाइम एक तरफ लिख लिए और ये वैल्यू हम इसके अपोन में ले गए 1331/729। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 11/9 की पावर टाइम बराबर 11/9 की पावर 3। 11 का क्यूब होता है 1331 और 9 का क्यूब होता है 729। ये कैंसिल आउट हुआ तो टाइम आया यहाँ से 3 साल में ऐसा होगा, दोनों के मूल्य इक्वल हो जाएंगे। चलिएगा, और देखिएगा, तो देखिएगा अब हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हमने टाइप में क्लियर कर लिए थे, जो हमने शुरुआत में दूसरी या तीसरी वीडियो होगी हमारी परसेंटेज की, मुझे लगता है पहली दूसरी वीडियो में हमने दूसरी वीडियो में ये कंप्लीट कर लिए थे कि भाई स्क्वायर के क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा, रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा। तो इन क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर भी एक दो क्वेश्चन फिर भी करा देता हूँ मैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई एक गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, जब जब क्षेत्रफल में चेंज कहे, जब जब क्षेत्रफल में चेंज कहे तो हम x + y + xy/100 अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉर्मूला था हमारा 2D के लिए, x + y ± xy/100। वो लग रहा होगा देखने पे कि भाई ये तो गोला था, गोले की त्रिज्या, क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो वहाँ भी तो r का स्क्वायर हो रहा है, यानी r गुणा r हो रहा है। तो 50% क्या हुआ, कमी हुई, तो कमी को माइनस के साथ रखा, दोनों बार कमी है तो बीच में साइन प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और /100 हुआ।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हुआ माइनस का 100 और प्लस का 25, तो माइनस का 75%। इसका मतलब क्या है कि कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कमी हो रही है। चलिएगा, चलो तो कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई तो गेंद का अर्धव्यास कितना है, गेंद की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, ये ज्ञात करना है हमें। चलेगा, तो इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये बताइए, 3 छोटी गेंद है, इनकी रेडियस है R1 और ये R2 R3, बनाई गई है एक बड़ी गेंद जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। इस प्रक्रिया में ध्यान रखना है आपको, इस प्रक्रिया में सामग्री जो है यानी पिघली वस्तु का आयतन बनी वस्तु के आयतन के बराबर रख लेना है। अगर कोई कुछ सामग्री नष्ट नहीं हो रही है तब ऐसा करना है, अगर कुछ सामग्री नष्ट हो गई है तो उसे नष्ट कर देते हैं हम, जो इतना बचा उसे लिखते हैं। अच्छा, 3 छोटी गेंदों का आयतन बराबर होगा बड़ी गेंद के आयतन के, ये बात क्लियर है। 4/3 पाई r³ होता है गेंद का आयतन, क्योंकि गोलाकार होती है, आयतन 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई सभी में कांस्टेंट है, इधर तीनों में कांस्टेंट, उधर भी कांस्टेंट है, 4/3 पाई कॉमन लेके कटेगा। तो जो कांस्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में उसे हम छोड़ देते हैं, जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 4/3 पाई है, उसे छोड़ देगा, केवल चेंज किस में देखने को मिलेगा, रेडियस में। तो 4/3 पाई r³ होता है, R1³ R2³ R3³ बराबर होगा कैपिटल R³, क्योंकि आयतन जो होता है वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है, तो 4/3 पाई इधर भी कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा, यानी कांस्टेंट है 4/3 पाई, ये कैंसिल आउट होगा। तो जो चेंज देखने को मिलेगा केवल r में मिलेगा। इन छोटी गेंदों की जो त्रिज्या थी 1 2 3 सेंटीमीटर थी, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और इस तरह से 25% सामग्री नष्ट हो गई थी, तो बची कितनी होगी, 75% बचा होगा, बराबर r³। 3 3 होती 27 और 8 35 और 1 36, 75/100 इंटू 36 बराबर r³। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 9 36, 9 3 27, 27 का हुआ क्यूब रूट बराबर r, तो r आया यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं हम, 1 2 3 3, 1 छोटी गेंद 1, बड़ी 2 और 3, और 25% सामग्री नष्ट, 1/4 नष्ट है 1/3, यानी 3 आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। सोल्व करने का तरीका आपसे बताया, तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं हम। चलिएगा, नोट कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन और हैं, अभी इन्हें और कर लेते हैं। आज परसेंटेज टोटल कंप्लीट ही हो जाएगा हमारा, और उसके बाद जल्दी हमारा प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा, प्रॉफिट लॉस से पढ़ेंगे हम। और देखिएगा ध्यान से, अपना सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा मैं इसी तरह से, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना हमें, उतारेगा इसे, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और एक बात ध्यान रखनी है, तुम्हें वही क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं जो हम टाइप में क्लियर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है उसमें जो शुरुआत में जो टाइप है हमारी, वे टाइप जरूर पढ़ लेनी है, टाइप पढ़ें और उसके साथ में प्लस ये प्रैक्टिस करनी है हमें। टाइप और प्लस प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे उम्मीद लगाते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, भले ही कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, एसआई हो, यूपीएसआई हो, वहाँ तक भी ये मददगार साबित होगा। चलेगा, तो ऐसा नहीं कि भाई बड़ी बड़ी बात कर ली गई और कुछ कंटेंट दिया नहीं गया, तो कंटेंट पे ध्यान रखो। चलेगा, टाइमिंग भले ही देखिएगा थोड़ा टाइम तो लगता है इस तरह से सोल्व कराने में, एक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है हमें, तो धैर्य रखिए और ध्यान से पढ़ते जाइए। चलेगा, और बार बार चीज़ों को देखते रहना है, समझ में अच्छा आता है और अच्छी तरह से अपना रिवीजन होता चला जाता है हमारा। चलेगा, तो देखिएगा क्वेश्चन, कुछ इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन है हमारे, कुछ चुनाव संबंधित क्वेश्चन है, ये टाइप भी है, ये हमने टाइप में नहीं कराया था तो यहाँ करा देते हैं। इलेक्शन में जो हार जीत होती है केवल 2 उम्मीदवारों के बीच होती है, एक हारता है और एक जीतता है, ये बात तो तय है भाई। चलेगा,
तो भाई जो हारता है जो जीतता है, एक बात का ध्यान रखोगे, अगर 100% वोटिंग हो रही है, 100% वोटिंग हो रही है, 100 में से जिसको भी 51 मिला वही जीत जाएगा, जिसको भी 51 मिला वही जीत जाएगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि एक ज़्यादा मिल गया भाई, 50 से एक ज़्यादा, 50-50 निर्णायक नहीं रहने का कैंसिल आउट होगा, चलेगा। तो चुनाव में 100% वोटिंग होगी। क्वेश्चन हमारा ऐसे है, एक चुनाव में क्वेश्चन पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन थ्रू समझाता हूँ मैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। पक्की बात है भाई, 30% वाला तो हारेगा ही, क्योंकि 100% में से उसे तो 30 ही मिला। दूसरा 70 लेकर भाग गया, दूसरे को 70% आ गए, भागा नहीं भाई, 70% मिल गए दूसरे को। जब 70% 30% तो पक्का जीतेगा भाई। तो 100% अगर मैं कहूँ चुनाव में वोटिंग हुई, इन 100 में से एक को मिला कितना, 30% मिला भाई। और जो एक को 30% मिल गया तो दूसरे को 70% मिलेगा। ये बात तो क्लियर है। अगर मैं कहूँ ये 30% है, ये 70% है, कितने कम से हार गया, तो 40% से हार गया भाई। ये बात तो क्लियर है, 40% कम रह गए इसके। और वैसे कितने कम है, 16,000 मतों से हारा। वैसे 16,000 मतों से हारा, 40% डिनोट 16,000 को कर रहा है, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% लेके चले हम, इंटू 100/40 हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16 हुआ, 4 के आगे 1 2 3 4 0, 40,000 वोटिंग थी। टोटल जो मत थे वो 40,000 थे। बात क्लियर हुई? कर सकते हैं इस तरह से, चलिएगा। तो 100% लेके चलते हैं, देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलेगा तो देखिएगा ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, 7500 मत, 7,500 मत पड़े। मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, यह हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा बस। टोटल 7500 थे। अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये 7500 मत पड़े, इतनी वोटिंग हुई। अब इन 7500 में से जितने अवैध हो जाते हैं ना, वे कहीं पे नहीं गिने जाते, हार जीत में काउंट नहीं होते, हार जीत में काउंट नहीं होते। तो इसका मतलब अवैध मत हम हटा के चलते हैं। तो 20% होगी अवैध, 20% अवैध। तो वैध कितने बचे, 80% बचे होंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, ये आए हमारे 6,000। 7500 का 80% वैध बचे। अब ये हमारे वैध मत है। अब ये वैध मत यहाँ से, अब इन 6,000 से हार जीत होगी, अब इन 6,000 से हार जीत होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में 100% है, क्योंकि अब यहाँ से हार जीत चल रही है ना, जो जीत रहा है हार रहा है। अवैध तो पहले ही हटा दिए, 80% बचे वैध, अब इनसे परसेंटेज काउंट होगी। अब ये अपने आप में 100% है। अब इनमें से एक को कितना मिला, इनमें से एक को मिला 55%, तो दूसरे को कितना मिला ये पूछा। तो एक को 55% मिला, तो दूसरे को 45% मिला होगा, हाँ क्या नहीं, बताइएगा सही है या गलत है। एक को 55% मिला 6,000 का, और दूसरे को 45% मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्यों नहीं मिले भाई, ये क्योंकि अपने आप में 100% काउंट होते हैं। कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि भाई 20% हटाया, 80 में से क्यों नहीं घटाया, ऐसा नहीं होता, अपने आप में 100% है। चलेगा तो देखिएगा, 2 0 2 0, 6 5 30 और 24 और 3 27, 2700 है जो सेकंड कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग हुई है। इस तरह से हम करते हैं, चलेगा तो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज़्यादा है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। बॉयज़ गर्ल्स, लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% ज़्यादा है। काटिएगा, 4 दूनी 8, 3 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आया 29:25। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा, 29:25 होगा। ये बात क्लियर हुई, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा।
एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? जनसंख्या टोटल 2,96,000 है और इन 2,96,000 में से 1,66,000 पुरुष हैं। घटाया मैन कैंडिडेट, जब टोटल में से मैन हटा दिया, बचा कौन? बचा कौन? 1,30,000 वोमेन बचा, फीमेल है। 1,66,000 घटाया 2,96,000 से, चलेगा। अब कहा क्या, कुल जनसंख्या का टोटल 2,96,000 है, इसका 50% शिक्षित है। 50% शिक्षित है यानी 1,48,000 शिक्षित है। 50% यानी आधा, 2,96,000 का आधा किया तो 1,48,000 शिक्षित हुआ। अब इनमें से देखिएगा ध्यान से, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, ये पुरुष हैं, इनका 70% शिक्षित है, 0 0 0 0, तो ये वैल्यू आई है 2 0, 7 42 और 4 46, 46,200 ये आए हैं मैन शिक्षित, और ये हैं टोटल शिक्षित। जो टोटल है हमारे पढ़े लिखे लोग 1,48,000। अगर मैं टोटल शिक्षित में से मैन शिक्षित हटा दूं, टोटल शिक्षित में से मैन शिक्षित हटा दूं तो कितना बच रहा है यहाँ पे? टोटल शिक्षित में से मैन शिक्षित हटा दूं, 70% हटाया ना, 2 0 7 0 0 7 42 4 और 7 42 4 4 46 और 7 एकम 7 और 4 11, यहाँ पे 11 होगा, ये गलती लिखा, यहाँ पे 11 होगा। तो घटाया तो 8 बचा, 7 6 1 तो 31,800। ये महिला या फीमेल शिक्षित है, ये महिला या फीमेल शिक्षित है। क्लियर हुआ? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 वृद्धि हो जाती है। यदि अब पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 1/8 वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का मतलब है 1 साल में 9/8 वृद्धि होती है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे हैं वृद्धि के, उनमें 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से पूछ रखा था। अब की बार क्या है, 2.5 साल में वृद्धि पूछी है। कितने में पूछी है वृद्धि? 2.5 साल में। तो ध्यान से देखिएगा, अब 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई, 2.5 ईयर, 2.5 साल में कितनी वृद्धि होगी? 9/8 पहला साल, 9/8 दूसरा साल। अब तीसरे साल के लिए यानी आधे साल के लिए हमें क्या कर लेना है, 1/8 गुणा 1/2, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है यहाँ पे गुणा कर लेनी है, तो बनेगा 1/16। अब इंक्रीज करना है 17/16। ब्याज में और क्लियर करा दूंगा, ये मैं टाइप जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। 17/16 से गुणा करनी है फ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे 8 से 8 कटा तो ये जो होगा इस तरह से गुणा करनी है हमें, और 16 8 128 से डिवाइड करना है, तो जो आंसर आएगा 10.76 मीटर होगा। अच्छा, 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई थी, 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई थी, 10.76 हुआ तो 2.76 मीटर की वृद्धि हो गई। 2.76 मीटर की वृद्धि हो गई। तो वर्तमान ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है? 2.76 की। क्लियर हुआ? चलेगा। चलेगा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? इनिशियल नंबर क्या था? देखिएगा, 10% कमी, 10% की फ्रैक्शन 1/10 और कमी है तो 9/10। अब समझ आ रहा होगा, 10% 1/10 बनता है ना, और कमी है तो 9/10 बना। चलेगा,
तो 9/10 हो गई वो संख्या, चलेगा। फिर क्या करा, फिर 10% की वृद्धि कर दी। 10% वृद्धि का मतलब 11/10 कर दिया, तो चलेगा, हम भी 11/10 कर दिए पहली संख्या से। और ये जो संख्या है, अब प्रारंभिक संख्या 50 कम है, प्रारंभिक संख्या 1 है और ये 1 से इतना आया, ये 50 कम आया, या x मान सकते हैं। x माइनस 9/10 x और 11/10, ये हुआ 1 माइनस 99/100 बराबर 50। इसकी गुणा यहाँ 100 में से 99 गया, 1/100 बराबर 50, तो 1 बराबर 50 और 2 जीरो, 5000 थी इनिशियल वो संख्या। बात क्लियर हो पा रही है, 5000 थी वो इनिशियल संख्या, चलिएगा। एक और क्वेश्चन बचता है, इसे देखिएगा। वैसे हमने पहले करा दिया ये क्वेश्चन, तो देखिएगा। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा? तो फॉर्मूला था कमी के बाद मूल्य या घटा मूल्य निकालने का या नया मूल्य निकालने का फॉर्मूला Py/100x। x केजी मात्रा थी, y रुपये थे, p परसेंटेज वैल्यू थी, और हमेशा नया मूल्य आता है इस फॉर्मूले से। 20% की कमी, चलिएगा, 600 रुपये y रुपये वैल्यू, 100% सोल्व करके आया, x केजी मात्रा यानी 10 केजी, 1 2 3, 1 2 3, 2 छिक्के 12 रुपये पर केजी। अब कितना है? 12 रुपये पर केजी अब इसका भाव है, वर्तमान भाव पूछा है तो 12 रुपये पर केजी होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई। अब एक बात और मैं बता देना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, चलते चलते एक और बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिएगा, उसे ध्यान से देख लेना है। चलते चलते एक और बात देख लेते हैं हम इसमें। बात ऐसी है कि ये जो है ये कब आया मूल्य है? ये 20% कमी के बाद आया, यानी ये 80%। देखो आंसर तो हमारा आ गया, आंसर तो यही है। मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 20% कमी के बाद आया, 80% के बराबर आया, तो 100% कितना आएगा? 12 गुना 100/80, 0 से 0, 4 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15। इसका मतलब क्या है? इनिशियल 15 रुपये पर केजी था, इनिशियल 15 रुपये पर केजी था, पहले वो 15 रुपये पर केजी भाव था। तो चलेगा, गुड बाय। आज इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद प्रॉफिट लॉस आएगा तुम्हारे सामने, प्रॉफिट लॉस भी इसी तरह से कंप्लीट करना है, टाइप भी ध्यान से रखनी है। तो चलेगा, चलते हैं अपना प्रॉफिट लॉस समझेंगे, तो ध्यान से पढ़ते जाना है भाई आपको, चलेगा। थैंक यू।